प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बिहार बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल के इस प्यारे से YouTube चैनल पर। साथियों जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूं पूरे के पूरे 15 नंबर। बिल्कुल सही सुना, हर एक डेरिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज मैं आपको कराने वाला हूं टॉप 3 डेरिवेशन आपके अपने पहले पार्ट से। बिल्कुल सही साथियों, ये सारे डेरिवेशंस कई बार आपकी परीक्षा में सीधे पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रही है। इसलिए अगर आपने ये 3 डेरिवेशंस पहले पार्ट से पढ़ लिए तो निश्चित ही आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहले पार्ट से तय हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों जल्दी से कंप्लीट करिए, कॉपी किताब निकाल लीजिए और इन 3 डेरिवेशंस को कंप्लीट करके 15 नंबर अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। तो साथियों चलिए जल्दी से शुरू करता हूं बिना किसी देरी के आपकी ये शानदार टॉप 3 डेरिवेशंस पहले पार्ट की क्लास को बहुत ही जल्दी से। साथियों अगर मैं बात करूं पहले डेरिवेशन की जो इस परीक्षा में आपकी पूछ सकता है, वो पूछता है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। बिल्कुल सही सुना आपने, किसी बिंदु पर तीव्रता। अगर आपने कहीं पर अक्षीय स्थिति की तीव्रता सुनी होगी, निरक्षीय स्थिति की तीव्रता सुनी होगी विद्युत द्विध्रुव के कारण, लेकिन अगर आपने किसी भी बिंदु पर तीव्रता निकाल ली, सीख गए इसको निकालना, तो फिर आप अक्षीय और निरक्षीय दोनों ही सीख जाओगे, आपको दोनों ही आ जाएगा। तो अगर किसी भी बिंदु पर निकालना सीख गए एक बार तो अक्षीय निरक्षीय सब आसान है। तो चलिए जल्दी से इसे सीख लेते हैं। इसके लिए आपको द्विध्रुव बनाना है। आप यहां पे देख पा रहे हो एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश, दोनों के बीच की दूरियां रख दीजिए। इसकी दूरी ले लीजिए एल और इसकी दूरी ले लीजिए भैया एल। तो आधी आधी दूरी हो गई, एल और एल कितना हो गया भाई साहब, 2L हो गया। अक्सर हम यही तो मानते हैं, द्विध्रुव के जो दोनों आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी टोटल कितनी होती है, L प्लस L यानी कि 2L होती है। तो साथियों यहां पे अगर मैं बात करूं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, जिसे आप P से प्रदर्शित करते हो, तो यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं P की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ P की डायरेक्शन है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। अच्छा, अब अगर इस डायग्राम को मैं दो स्थितियों में आपको दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा, इसी डायग्राम को मैं दो हिस्सों में तोड़ने जा रहा हूं। जैसे कि यहां पर आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि कोई भी अगर विद्युत द्विध्रुव है तो उसके अक्षीय स्थिति में तीव्रता, माने विद्युत द्विध्रुव ये हो गया हमारा, इसके केंद्र से r दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P है, वहां पर अगर तीव्रता निकालना चाहते हैं द्विध्रुव के कारण तो उसका सूत्र होता है E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और साथ ही साथ हमारे पास होगा कितना, आपका 2p अपॉन में r क्यूब। कितना होगा, 2p अपॉन में r क्यूब। तो ये याद रखिएगा, अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला ये होता है। अगर आपने यहां पर वेक्टर चिन्ह लगाया है तो यहां पे भी वेक्टर चिन्ह लगाना पड़ेगा, दोनों ही फिर वेक्टर फॉर्म में होंगे। इस स्थिति में जब आप निरक्षीय स्थिति की बात करते हो तो विद्युत द्विध्रुव की केंद्र से r दूरी पर यह निरक्षीय बिंदु कहलाता है। देखिए ये अक्षीय विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर यह बिंदु P है, यहां पे तीव्रता निकालने का सूत्र ये होगा। और विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष ये बिंदु जो है ये द्विध्रुव का निरक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, निरक्ष कहलाएगा। तो ये निरक्षीय स्थिति में तीव्रता जब हम निकालते हैं इस द्विध्रुव के कारण, तो क्या आती है हमारी तीव्रता का फॉर्मूला, आपकी तीव्रता का सूत्र होता है E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में r क्यूब। और अगर यहां पे आपने वेक्टर चिन्ह लगा रखा है तो यहां पे माइनस लग जाएगा और P वेक्टर हो जाएगा। यहां P स्मॉल लेटर P है, छोटा P है, बड़ा P नहीं है, याद रखिएगा। तो यहां पे ये हमारे पास हो गया कुल मिला के। अच्छा,
ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सदिश रूप में लिख दिया है, ठीक है। अगर आप इसी को अदिश रूप में लिखोगे तो वेक्टर चिन्ह यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से माइनस चिन्ह हट जाएगा और इसके ऊपर पी वेक्टर भी हट जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो। अगर आप अदिश रूप में सिर्फ परिमाण रूप में लिखोगे तब ऐसे लिखते हो, और अगर आप सदिश रूप में लिखते हो तो यहाँ पर ई वेक्टर लिखोगे तो यहाँ माइनस लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर माइनस से प्लस की दिशा में जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है पी है, तो यहाँ पे माइनस से प्लस की डायरेक्शन में इधर होता है, पी की डायरेक्शन इधर है, और द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता आई है उसकी डायरेक्शन उल्टा है। तो पी और ई दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। इसलिए ऐसा हुआ है कि ई की डायरेक्शन जो भी होगी पी की उससे उल्टी होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा है। बात सिंपल सी है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए ठीक है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र हमें ये मिल गया, अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र ये मिल गया। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि कोई भी विद्युत द्विध्रुव हो उसके निरक्ष पे निकालना हो तो तीव्रता ये, अक्ष पे निकालना हो, इस लाइन में निकालना हो तो तीव्रता का फॉर्मूला ये लगेगा। अच्छा, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, इस चित्र को देखूं, तो मैं यहाँ पे अच्छे से समझ सकता हूं। देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारा। अगर इसके केंद्र से r दूरी पर कोई एक बिंदु बिंदु P कह दूं और कह दूं कि निकालूं तीव्रता, केंद्र से r दूरी पर ये बिंदु P, वहां पर तीव्रता निकालनी है इस द्विध्रुव के कारण, जबकि द्विध्रुव से थीटा कोण बना करके वो बिंदु स्थित है। क्या, कौन सा कोण, थीटा कोण बनाकर स्थित है। तो फिर आपको इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। यानी माइनस क्यू आवेश को नीचे करना पड़ेगा ऐसे, और प्लस क्यू आवेश को ऊपर ले जाइए, थोड़ा सा ऐसे घुमाइए, ऐसे करके ऐसे रोटेट कर दीजिए। जब आप रोटेट करोगे तो फिर आपका ये प्लस क्यू आवेश यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये माइनस क्यू आवेश यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। रेखा बढ़ा दीजिए, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश। अब बताइए ये कौन सी स्थिति हो गई, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, कौन सी स्थिति पर ये बिंदु है बताइए। ये बिंदु इसके, इस द्विध्रुव को जब आपने ऐसे घुमा दिया तो द्विध्रुव के कौन सी स्थिति पर ये बिंदु P है, आप कहोगे सर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। और अक्षीय स्थिति में तीव्रता प्लस क्यू से बाहर की तरफ हुआ करती थी, तो इसकी दिशा बना दोगे तीव्रता की बाहर की तरफ। तो जब आप द्विध्रुव को ऐसे घुमाओगे तो द्विध्रुव के कारण ये बिंदु अक्षीय स्थिति में आ जाएगा, और इसके कारण जो तीव्रता की दिशा आएगी ई अक्षीय, वो इधर लिखी जाएगी। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। द्विध्रुव को हमने ऐसे घुमा दिया था तो उसके अक्ष में पड़ गया था वो बिंदु, इस कारण वहां पे अक्षीय दिशा हमने ले ली तीव्रता की उधर की तरफ। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, एक चीज और बताइए, एक चीज और बताता हूं आपको। अगर मैं इसी द्विध्रुव को कुछ ऐसा घुमा दूं, देखिए अभी आपने ऐसे घुमाया था, अब ऐसे घुमा दीजिए। जब आप ऐसे घुमाओगे, इस स्थिति में घुमाओगे, इधर की तरफ घुमाओगे, इधर घुमाए थे, अब नीचे घुमाओ, नीचे घुमाओगे तो ये इधर आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। दूसरा कहाँ रखोगे, इसको भी तो घुमाओगे, इसको भी तो घुमाओगे, ये भी तो ऐसे घूमेगा। अभी नीचे गया था, अब ये ऊपर जाए, इसको भी घुमाइए, घूम गया सर। अब इसको मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिला दीजिए। अब जब इसको आप मिलाओगे तो यहाँ पे तो सेंटर पॉइंट है। अब जरा बताइए, माइनस क्यों ऊपर चला गया और प्लस क्यों नीचे आ गया। अब जरा मुझे आप बताइए कि इस द्विध्रुव के कारण ये बिंदु कैसी स्थिति में है, अक्षीय की निरक्षीय। तो आपका जवाब होगा कि भाई साहब ये बिंदु, इससे r दूरी पर ये जो बिंदु है वो निरक्षीय हो गया इस द्विध्रुव के कारण। तो इस द्विध्रुव के कारण ये बिंदु कैसा है, निरक्षीय पोजीशन में है। तो निरक्षीय पोजीशन में है, जैसे ही हमने इसको ऐसे घुमाया ये निरक्षीय पोजीशन में आ गया। तो इसके कारण जो भी तीव्रता आएगा उसका दिशा किधर होगा, माइनस से प्लस P का डायरेक्शन, और P का डायरेक्शन का उल्टा, यानी कि उधर की तरफ। तो तीव्रता का डायरेक्शन उधर की तरफ, तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का दिशा उधर, और जब आप इधर घुमाए थे अक्षीय स्थिति में तीव्रता का डायरेक्शन उधर। तो अक्षीय में तीव्रता देख लिए, निरक्षीय में तीव्रता का दिशा देख लिए, दोनों पता चल गया। अब बताइए मुझे कैसे होगा चीजें। एक ही बिंदु पर अक्षीय की तीव्रता भी है और निरक्षीय की भी तीव्रता है। अच्छा, अक्षीय का फॉर्मूला आप देख चुके हैं। अगर यहाँ पे अक्षीय का फॉर्मूला लिखेंगे तो अक्षीय का फॉर्मूला क्या लिखिएगा जी, बताइए। अक्षीय का फॉर्मूला क्या लिखिएगा, अक्षीय का फॉर्मूला लिखिएगा 1/4πε0 और 2p। लेकिन अक्षीय स्थिति में जो यहाँ पे P है उसका थीटा वेक्टर आपने लिया था अक्षीय में। देखिए
जब आप p का घटक तोड़िएगा तो p का घटक तोड़िएगा तो p का इधर टूटेगा, क्योंकि थीटा इधर को एंगल बना रहा है, तो p का इधर घटक टूटेगा तो p cos थीटा ना टूटेगा, और इधर घटक टूटेंगे, इस डायरेक्शन में अगर घटक टूटेगा तो बताइए क्या बनेगा। p का इस डायरेक्शन में अगर हम घटक तोड़ेंगे, देखिए इसी p का इस डायरेक्शन में घटक तोड़ेंगे तो फिर भाई साहब इधर बनाएगा p cos थीटा, और इसी p का इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो बनाएगा p sin थीटा। तो दो घटक p का तोड़ दिया तो यहाँ पे 2p cos थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि अक्षीय वाली पोजीशन में जब विद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमाए थे तो अक्षीय वाली पोजीशन में कौन सा p का घटक लेंगे? p का घटक लेंगे p cos थीटा। क्या लेंगे जी? p cos थीटा। तो यहां लेंगे p cos थीटा, बटे में क्या लिखेंगे? r क्यूब। क्या लिखेंगे जी? r क्यूब। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला तो मिल गया हमें। अब बारी है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र। तो निरक्षीय स्थिति में जब आप तीव्रता का सूत्र लिखिएगा, निरक्षीय लिखिएगा, तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा बताइए। निरक्षीय का फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1/4πε0, और बताइए जल्दी से, 1/4πε0। निरक्षीय में आपने अक्षीय में ऐसे घुमाया था तो p का हमने घटक लिया था p cos थीटा अक्षीय के लिए, अक्षीय के लिए। अच्छा, निरक्षीय में कैसे घुमाया था? निरक्षीय में ऐसे घुमाया था तो ये इसके निरक्ष में बिंदु पड़ा था, इसकी तीव्रता का दिशा इधर था। तो निरक्षीय में जब आप निकालोगे तीव्रता तो फिर आप p का कौन सा घटक लेंगे? देखिए जी, p का ये वाला घटक, निरक्षीय तो ऐसे हुआ था ना, तो p का कौन सा घटक आया है निरक्षीय में? आप कहोगे सर p sin थीटा। तो यहाँ क्या लिखोगे निरक्षीय में? p sin थीटा। और नीचे क्या लिखोगे जी? r क्यूब। तो आप समझ पाए अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला कौन सा लगेगा और निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला कौन सा लगेगा। दो फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, एक अक्षीय स्थिति का और एक निरक्षीय स्थिति का। और अगर दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लोगे तो परिणामी तीव्रता निकालना कोई कठिन नहीं होगा। दो तीव्रताएं हैं एक बिंदु पर, एक अक्षीय के कारण और एक निरक्षीय के कारण, तो परिणामी तीव्रता निकाल लीजिए। तो परिणामी तीव्रता जब भी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? ई वेक्टर बराबर ई अक्षीय प्लस ई निरक्षीय। अगर आप वेक्टर रूप में लिखेंगे तो ये होगा, लेकिन अगर आप इसे परिणाम रूप में लिखेंगे, परिमाण रूप में लिखेंगे तो ई बराबर अंडर रूट में लिखना पड़ेगा, फिर अक्षीय का स्क्वायर प्लस निरक्षीय का स्क्वायर। इतना करना है जी। अब उसके बाद बताइए, अगर आप यहाँ पे अक्षीय का वैल्यू रख दे जो आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं अक्षीय का वैल्यू, रख के देखिए। अगर आप अक्षीय का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो आपका, मैं बीच से पेज दो भागों में बांट लेता हूं, तो ई बराबर आपका आएगा अंडर रूट में, अक्षीय का वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0, और यहाँ पे आ जाएगा 2p cos थीटा अपॉन में r क्यूब, ये हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस में, और यहाँ पे जब हम ये रखेंगे निरक्षीय वाला तो ये हो जाएगा 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन में r क्यूब, और इसका भी क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। तो अक्षीय का वैल्यू रखा, निरक्षीय का वैल्यू रखा, दोनों का कर दिया होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए फटाफट जल्दी जल्दी कि और क्या कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें कॉमन है, तो 1/4πε0 p r क्यूब इसके पास भी है, 1/4πε0 p r क्यूब इसके पास भी है, दोनों को कॉमन कर लीजिए तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 p अपॉन में r क्यूब, हमने जी कॉमन कर लिया। अंडर रूट में अंदर क्या क्या शेष बचा बताइए? p अपॉन r क्यूब ले लिया तो 2 cos थीटा ना बचा जी, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 cos थीटा का यहाँ पे हो गया होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 1/4πε0 p r क्यूब बाहर कर लिया तो बचा साइन थीटा, और साइन थीटा का कर देंगे होल स्क्वायर। इस तरीके से सिंपल है, बहुत सिंपल है। आगे देखिए क्या करना है हमें, E बराबर आपको 1/4πε0, और साथ ही साथ देखते जाइएगा p अपॉन में r क्यूब, इसको खोल दीजिए ब्रैकेट, जैसे ही ब्रैकेट वहाँ खोलेंगे तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, बन गया ना जी। अब देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा को और तोड़ दें, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दें तो क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखते जाइए। 1/4πε0 p अपॉन में r क्यूब, अंडर रूट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, कैसे? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा
मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा और 1 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कर लिया जी, ठीक है। अच्छा अब बताइए, मुझे बड़ा ध्यान से बताइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है। आपका आंसर होना चाहिए भैया 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा हमारे पास P अपॉन में R क्यूब, और साथ ही साथ क्या हो सकता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, एक तो 1 बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो 1 बन गया और बचा 3 cos स्क्वायर थीटा, तो प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा ये बचा जी। तो ये हुआ हमारा जवाब, ठीक है, ये हुआ हमारा डेरिवेशन। अच्छा अब इसी में से अगर आप इतना कर लेते हैं जी, तो आप अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला अपने आप पे प्रूव कर लिएंगे। जैसे अक्षीय स्थिति में आप क्या करते हो, अक्षीय स्थिति में जो ये थीटा एंगल है ना, थीटा एंगल, जैसे आप देखिए थीटा एंगल, आइए थीटा एंगल तो तब ना बना है जब यहाँ पे थीटा कोई कोण होगा, अगर कोण 30 डिग्री है 40 डिग्री है तब निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला है आपका, है ना। लेकिन अगर कोनो कोण ही नहीं है तभी ना अक्ष पे होगा, अक्ष पे होने का मतलब कि कोई कोण नहीं है, थीटा 0 हो जा रहा है। अगर यहाँ पे थीटा 0 रख देंगे, अक्षीय स्थिति में क्या करेंगे, थीटा 0 डिग्री रख देंगे, थीटा 0 डिग्री जैसे ही रखेंगे तो जो वैल्यू हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर भी 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 का अंडर रूट बताइए जरा से, 4 का अंडर रूट कितना हो गया, 2 हो गया, तो कितना आ गया हमारा आंसर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कितना निकला पूरा सॉल्व हो गए 2 निकला, तो बन गया 2p, ऊपर क्या बन गया 2p और निचवा r क्यूब, ये हो जाएगा भाई। अक्षीय स्थिति में इतना ही है। अब जरा मुझे बताइए निरक्षीय स्थिति के लिए क्या करिएगा जी, निरक्षीय स्थिति के लिए क्या करिएगा, तो निरक्षीय स्थिति के लिए हम करते क्या है कि भाई साहब हम थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 90 डिग्री, एंगल पूरा ऐसे हो जाए, बल्कि ऐसी जगह ऐसे हो जाएगा तब ना निरक्षीय स्थिति है, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हो और एंगल पूरा ऐसे हो तब ये 90 डिग्री पूरा बन जाएगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री रख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 0 का 3 से गुणा करोगे वो भी 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, E बराबर, हमारा आंसर आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ ही साथ P अपॉन में R क्यूब, ये हो जाएगा P अपॉन में R क्यूब, ये हो गया हमारे पास। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये आपके दो आंसर हो गए, दो सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। चलिए अब इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब बारी आती है कि भाई साहब दूसरा डेरिवेशन जो इस पाठ का प्रमुख डेरिवेशन है, मेन डेरिवेशन में आता है, वो है एक समान आवेशित चालक तार के निकट तीव्रता। एक समान आवेशित चालक तार है, इस तरीके से आपके पास चालक तार है, अनंत लंबाई की है, एक समान रूप से आवेशित है, मतलब इस पर जो भी आपने आवेश दिया है प्लस क्यू वो बराबर से फैल गया है पूरे तार पर एक समान रूप से, है ना। अच्छा अब उसको अगर आपको इस तार के निकट किसी बिंदु पर तीव्रता चाहिए, जैसे आपको क्या चाहिए, तार के निकट इस पॉइंट पर r दूरी पर आपको तीव्रता चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक तार है, अब इस तार पर आपने बराबर से आवेश को दे रखा है और आप चाहते हैं कि इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु है, बिंदु P पर आप तीव्रता चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो गॉस की प्रमेय की सहायता से आप इसमें निकालते हैं। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 1 है ये। तो कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे तार पर अगर एक समान रूप से फैला हुआ है आवेश, तो इससे r दूरी पर तीव्रता निकालने के लिए हम लोग इस पूरे तार को पहले घेर लेंगे, ऐसे करके चारों तरफ से तार को घेर लेंगे और एक बंद वक्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बंद वक्र, वक्र माने क्या, कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बंद वक्र का निर्माण करेंगे जो ऊपर से भी बंद होगा, साइड से भी बंद होगा, नीचे से भी बंद होगा, तीनों तरफ से बंद है, ऊपर से भी बंद है, साइड से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। एक ऐसा बेलन बना रहे हैं जो सब तरफ से क्या है, बंद है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम लेंगे 3 पृष्ठ इसके, कौन कौन से पृष्ठ,
तीन पृष्ठ लेंगे। पहला पृष्ठ देखिए ऊपर है, दूसरा पृष्ठ देखिए एक इसका वक्र पृष्ठ है और तीसरा पृष्ठ नीचे है। तो इस बंद पूरे पृष्ठ के, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, इस पूरे बंद गॉसियन पृष्ठ के तीन पृष्ठ, एक ऊपर, एक वक्र पृष्ठ पे और एक नीचे, तीन पृष्ठ पर अलग अलग निकालेंगे फ्लक्स और फिर टोटल फ्लक्स निकाल देंगे, कुल नेट फ्लक्स निकाल देंगे। तो तीनों पृष्ठ पर हम निकालेंगे कि पहले वाले पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो कितना फ्लक्स होगा, पहले वाले पृष्ठ से होकर के कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसके वक्र पृष्ठ से होकर के कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, और इसके नीचे वाले पृष्ठ, तली वाले जो पृष्ठ है, इसमें से कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, आपके लिए तीन डायग्राम बना लिए, तीन अलग अलग डायग्राम बना लिए। पहला केस देखिए ये है कि भाई साहब हमने सबसे ऊपर वाला पृष्ठ लिया, ये वाला पृष्ठ लिया, ये ऊपर वाला पृष्ठ लिया, और इसमें एक छोटा सा डी ए लिया, सूक्ष्म डीए, सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया जिसकी दिशा किधर है, ऊपर की तरफ। डीए की डायरेक्शन सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश जिसका दिशा ऊपर की तरफ, और इस तार पर जो भी आवेश फैला हुआ है, इस तार पर आवेश के कारण जो भी इस बिंदु पर तीव्रता होगी, इस बिंदु पर तीव्रता उसकी दिशा किधर होगी, ई बाहर की तरफ। आप सब जानिए, ध्यान से सुनिए, अगर इस तार पर प्लस क्यू आवेश फैला दूं मैं, तो इसके कारण जो बल रेखाएं होंगी वो बाहर की तरफ ऐसे 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 निकलेंगी, बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगी। जब बाहर की तरफ निकलेगी कभी भी बल रेखा ऊपर नहीं निकलेगी, नीचे नहीं निकलेगी, हमेशा क्या निकलेगी, बाहर, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे बल रेखा किधर जा रही है, इधर जा रही है। और अगर पृष्ठ ऐसा है, पृष्ठ ऊपर ऐसा है, तो इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा पृष्ठ के लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश यानी डीए, क्षेत्रफल सदिश यानी डीए कैसा होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा। तो पृष्ठ के लंबवत डीए और ई की डायरेक्शन इधर। तो बताइए जरा ऊपर वाले पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, केस वन बताइए कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा, डी फाई, छोटे से हिस्से से गुजरने वाला फ्लक्स, इस छोटे से हिस्से से कितना फ्लक्स गुजरेगा। आप कहोगे सर ई डी ए और ई डी ए के बीच में एंगल कितना बन रहा है जी, 90 डिग्री, तो आप कहोगे cos 90, ई डी ए cos 90, कितना फ्लक्स गुजर रहा है इस पूरे ऊपर वाले पृष्ठ से, तो ऊपर वाले पृष्ठ से गुजर रहा है, समाकलन कर दीजिए इसका, समाकलन कर दीजिए, पहला पृष्ठ है ना ऊपर वाला पृष्ठ, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, पहला पृष्ठ है तो यहाँ 1 लिख देते हैं। तो 1 बराबर क्या करोगे, छोटे से हिस्से से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, छोटे से हिस्से से डी फाई फ्लक्स गुजर रहा है, कितना गुजर रहा है, ई डी ए cos 90, और cos 90 का वैल्यू सब जानते हैं, 0, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब 0 डिग्री है तो 0 से गुणा करेंगे तो सब ना 0 हो जाएगा, तो डी फाई का वैल्यू कितना आया, 0, डी फाई का वैल्यू कितना आया, 0, ठीक है। और इस डी फाई का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन। क्यों किया सर डी फाई का समाकलन, डी फाई का समाकलन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो आप पिंक रंग का देख रहे हैं ना, पिंक रंग का कलर, सिर्फ उतने का ये फ्लक्स आया है डी फाई। डी फाई क्या है, जो आप पिंक कलर का छोटा सा डी ए देख रहे हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल, उतने हिस्से का फ्लक्स आया है कितना, 0, 0 आया है। क्यों, क्योंकि डी फाई बराबर ई डी ए cos 90, क्योंकि ई की डायरेक्शन इधर, डी ए की डायरेक्शन उधर, ई और डी ए के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ई डी ए cos 90 कितना फ्लक्स हो गया, 0, कोई फ्लक्स नहीं गुजरा। तो इस छोटे से हिस्से से तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरा। अब आपको ऊपर वाले पूरे पृष्ठ से निकालना है कितना फ्लक्स गुजरा, ऊपर वाले पूरे पृष्ठ से निकालना है कितना फ्लक्स गुजरा। तो क्या करेंगे, छोटे से हिस्से का समाकलन कर देंगे। तो छोटे से हिस्से का समाकलन किया तो ऊपर वाले पूरे पृष्ठ का कुल फ्लक्स आ गया। तो ऊपर वाले पूरे पृष्ठ का कुल फ्लक्स इस डी फाई का समाकलन कर दिया, तो 0 का समाकलन तो 0 ही होगा, 0 का समाकलन 0 ही होगा। तो आपने ये देखा कि ऊपर वाले पृष्ठ से कोई भी बल रेखा नहीं निकल रही। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले पृष्ठ का जो फाई आया है, फ्लक्स आया है, वो आया है 0। इसी तरीके से तीसरा वाला स्थिति देखिए, तीसरा वाला स्थिति में मैंने जो नीचे हिस्सा बंद था, नीचे का जो आपने बंद पृष्ठ लिया है, नीचे का जो बंद पृष्ठ लिया है, उसमें आपने छोटा सा डीए ले लिया है। अब ये नीचे का पृष्ठ ऐसे है, इस पर डीए की डायरेक्शन कैसे होगी, नीचे की तरफ। इस पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा किधर होगा, बताइए, तार पर प्लस क्यों आवेश फैला है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता बाहर की तरफ होगा। प्लस क्यों आवेश से तीव्रता किधर होता है, बाहर की तरफ, तो प्लस क्यों आवेश से तीव्रता बाहर की तरफ होगा। ई की डायरेक्शन, डीए की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ई डी ए cos 90, इस पिंक रंग के क्षेत्रफल से,
इस पिंक रंग के जो डी ए सूक्ष्म क्षेत्रफल है इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 90, कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि ई जो है इधर की तरफ है, डी ए इधर की तरफ है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इसलिए यहाँ पे इस पिंक रंग के क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजरेगा भैया, 0 फ्लक्स गुजरेगा, कोई नहीं। तो इसी प्रकार से अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं कि भैया जो ये पूरा सरफेस है, पूरा पृष्ठ है नीचे वाला, इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो आप करोगे सर फाई, यहाँ पे ना इसको हटा देते हैं और यहाँ पे केस 3 लिख देते हैं। ये मैंने इसको केस 3 माना है तो मैं यहाँ पे केस 3 लिख देता हूँ। केस 3 के लिए क्या करोगे, फाई 3, तीसरे पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, तो डी फाई बराबर 0, डी फाई बराबर 0। छोटे से हिस्से से फ्लक्स 0 निकल रहा है तो 0 का समाकलन करेंगे तो पूरे पृष्ठ से कारण फ्लक्स आ जाएगा और पूरे पृष्ठ के कारण फ्लक्स भी 0, सिंपल। अच्छा, अब केस 2 निकाल के बताइए, ये केस 2 निकालिए। तो जब आप केस 2 सॉल्व करोगे तो केस 2 में क्या है कि ये पूरा जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ पर आपने एक छोटा सा डीए लिया है, छोटा सा पृष्ठ ले लिया है। अब इस छोटे से पृष्ठ डीए से होकर के निकलने वाला फ्लक्स चाहिए। अब चूंकि इस पृष्ठ से बल रेखा किधर निकलेगी, बाहर की तरफ, पृष्ठ ऐसा है, ऐसा पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से बल रेखा किधर निकलेगी, तार के कारण, मैंने बताया ना बल रेखा सारी ऐसे ऐसे निकलेगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी और क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, जल्दी बताइए एक बार सभी बच्चे, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। चलिए मेरे पास एक बोतल है, मैं आपको बताता हूं क्षेत्रफल सदिश की दिशा बताइए। ये पृष्ठ ऐसा है तो पृष्ठ पर लंब किधर होगा, इधर ही होगा, इधर ही होगा। तो पृष्ठ पर लंब ऐसा 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 ही आएगा। पृष्ठ पर लंब की डायरेक्शन भी इसमें देखिए इधर ही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा इधर ही है। जब दोनों एक ही दिशा में है तो इस पूरे वक्र पृष्ठ पर अगर मुझे निकालना है कि पूरे वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। हम करेंगे भाई साहब, पहले इस छोटे से हिस्से से देख लें कि इस छोटे से हिस्से से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। हम कहेंगे डी फाई बराबर ई डी ए, और ई डी ए के बीच में एंगल कितना, कहोगे सर कॉस 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं बन रहा, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो डी फाई बराबर कितना आ गया, ई इंटू में डी ए आ गया। चलो सर ये तो सीख गए कि भाई इस छोटे से हिस्से से इतना फ्लक्स गुजर रहा है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस पूरे वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, पूरे वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो आपको निकालना होगा इसी डीए का, इसी डी फाई जो छोटा सा आपने निकाला है, छोटा सा पिंक रंग से कितना फ्लक्स गुजरा उसे निकाला कि भैया पिंक रंग से कितना फ्लक्स गुजरा, ईडीए फ्लक्स गुजरा, पिंक रंग से कितना फ्लक्स गुजरा, ईडीए फ्लक्स गुजरा। ये जो आपका डी फाई आ गया कि छोटे से हिस्से से इतना फ्लक्स निकला। अब बताइए पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो पूरे पृष्ठ से फ्लक्स निकलने के लिए आपको इसी का क्या करना होगा, समाकलन। तो यहाँ पे क्या करना है, फाई 2, ये कौन सा इसको आपने माना है 2 केस माना है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए कि भैया दूसरे वाले पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, उसे हमने फाई 2 कहा। तो फाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन करेंगे इसी डी फाई का, इसी डी फाई का समाकलन कर दीजिए। जब आप इसी डी फाई का समाकलन करते हैं तो आपका आता है ई डी ए, कितना आता है, ई डी ए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाई 2 जो होगा आपका वो ई डी ए का समाकलन आएगा, क्या आएगा, समाकलन ई डी ए, कितना होगा, समाकलन ई डी ए। क्या बात है। तो फाई 2 तो आपको मिल गया समाकलन ई डी ए, फाई 3 आपको मिल गया 0, और फाई 1 भी आपको मिल गया 0। 3 पृष्ठ आपको मिल गए। फाई 1 माने ऊपर वाले पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, 0, नीचे वाले पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, 0। ये वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, आप कहोगे सर वक्र पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो तो हमें पता चल गया कितना, ई डी ए का समाकलन। चलिए तीनों हम देख लेते हैं कि अच्छा कुल फ्लक्स मुझे निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, अगर मुझे कुल फ्लक्स निकालना होता तो मैं कैसे निकालता। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि भाई टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, पहले वाले केस में यानी कि ऊपर से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो कितना है, हम लिखेंगे फाई 1। दूसरे वाले केस में जो वक्र पृष्ठ से फ्लक्स गुजर रहा है हम उसे कहेंगे फाई 2, और तीसरे वाले केस में जो नीचे से फ्लक्स गुजर रहा है हम उसे कहेंगे फाई 3। 3 पृष्ठ से, तीनों से हमने निकाल लिया कितना कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो पहले वाले पृष्ठ से फ्लक्स गुजरा 0, दूसरे वाले पृष्ठ से फ्लक्स गुजरा ई डी ए गुजरा, और तीसरे वाले पृष्ठ से 0।
जीरो जीरो जोड़ा तो कोई फर्क नहीं, तो ई नेट हमारा कितना आया, ई नेट आया समाकलन ई डी ए। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं कि इसके पृष्ठ से आर दूरी पर ये भी बिंदु है, आर दूरी पर इधर वाला भी बिंदु है। तो जब सारी दूरियां बराबर होंगी केंद्र से, तार से, इस तार से अगर सारी दूरियां इस पूरे पृष्ठ की बराबर बराबर पे है, तो फिर जो यहाँ पे तीव्रता का समाकलन करोगे तो तीव्रता हर एक बिंदु पर बराबर आएगी। इस तार से आर दूरी पर चाहे यहाँ तीव्रता निकालो, तार से आर दूरी पर चाहे यहाँ तीव्रता, तो पृष्ठ पर कहीं पे भी तीव्रता आप निकालोगे ना, तो यहाँ पे तीव्रता बराबर आएगी। इसलिए तीव्रता कांस्टेंट मानी जाती है, नियत मानी जाती है, और ये समाकलन से बाहर आ जाएगी। जैसे ही ये समाकलन से बाहर आएगी तो यहाँ पे आएगा आपका फाई नेट बराबर, तीव्रता तो आपकी समाकलन से बाहर आ गई, तो ई बाहर आ गया, समाकलन अंदर बचा डी ए। डी ए क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है। अच्छा इस छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल को अगर आप समाकलन करेंगे तो आपका पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको पता है पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बताओ जल्दी से। क्या आपको वृत्त की पूरा क्षेत्रफल पता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बेलन के पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एल। कितना होता है, 2 पाई आर एल। ये हो जाएगा साथियों हमारा फाई नेट। इतना आ गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन ये तो अभी आपका समीकरण 1 बनेगा। गॉस की प्रमेय ने क्या बताया था, गॉस की प्रमेय के अनुसार तो कोई चीजें अलग है। गॉस की प्रमेय के अनुसार एक चीज आपकी अलग है। क्या अलग है भाई, बताइए जल्दी से। गॉस की प्रमेय के अनुसार चीज ये कहती है कि भैया ये जो फाई नेट है ना, जो फ्लक्स गुजर रहा है, वास्तव में वे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, मान लीजिए कि एक तार है, इसकी लंबाई L है और इस पर हमने प्लस क्यू आवेश को एक बराबर से फैला दिया। कितना आवेश, प्लस क्यू आवेश को एक बराबर से फैला दिया, तो इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व होगा उसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन में L। क्या होता है, क्यू अपॉन में L। तो अगर क्यू आवेश को L लंबाई पर फैलाया जाए तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन L, और यहां से क्यू बराबर कितना निकल के आता है, लैम्डा L निकल के आता है। तो यहाँ पे क्यू की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, क्यू की जगह पे आप रख सकते हैं लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बना दीजिए समीकरण नंबर 2। तो आपके 2 समीकरण बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। दोनों में आपका बायां पक्ष बराबर है तो आपका दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपके बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होने चाहिए। बताइए दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर, तो दाएं पक्ष भी बराबर होने चाहिए। दायां पक्ष इसका देखिए कितना है इसका E इंटू 2 पाई आर एल, और इसका कितना है बताइए जल्दी से। इसका है हमारे पास लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। L से L दोनों साइड कट गया, E बराबर निकालोगे तो जो 2 पाई आर गुणा में है E के साथ वो भागे में आ जाएगा। तो क्या मिलेगा बताइए, फाइनल फॉर्मूला बताइए। E बराबर मेरा आएगा 2 पाई आर, इधर गुणा है इधर भागे में आ जाएगा, तो ये आएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया प्यारे साथियों, ये आ गया। एक पूरे तार जिस पर अनंत लंबाई का तार है, इसकी L लंबाई के कारण, तार की L लंबाई के कारण तार से R दूरी पर तीव्रता निकालनी है, तो फॉर्मूला ये आएगा E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चलिए आगे देखते हैं एक लास्ट इसका डेरिवेशन। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित समतल चादर के निकट तीव्रता। एक अनंत लंबाई की समतल चादर है और इसके तीव्रता निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, आपका तीसरा डेरिवेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अनंत लंबाई के समतल चादर के निकट अगर आप तीव्रता निकालना चाहते हैं तो इसमें भी 3 कंडीशन बनेगी। आपको क्या करना होगा, ये एक चादर है, ये एक चालक चादर है, अनंत लंबाई की है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अनंत है, लंबाई भी अनंत चौड़ाई भी अनंत। अब इस चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पे तीव्रता आपको चाहिए, इस बिंदु पर तीव्रता चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु बिंदु P है और उस बिंदु पर आपको तीव्रता चाहिए। आपने क्या किया, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है आपने, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया कि भाई साहब, अगर आपके पास एक चादर होती और कहा जाता है कि इस पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, और निकालिए जरा कि इस चादर से r दूरी पर एक बिंदु बिंदु P लेकर के, कहिए बताइए इस चादर पर अगर क्यों आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो इस चादर से r दूरी पर इस बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, कितनी ताकत होगी इस चादर के कारण। कोई यहाँ पे आवेश रखेंगे तो कितना बल लगेगा उस आवेश पर इस चादर के कारण, बताइए जरा से। तो अगर आप निकालना चाहते हो तीव्रता इस समतल चादर के निकट में, तो आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट P के चारों तरफ एक पृष्ठ घेरना पड़ेगा, और एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ घेरना है जो कि इसके आर पार होकर के दोनों साइड से गुजरता हो। इस प्रकार से पूरा एक बंद पृष्ठ लेना है, पूरा एक बंद पृष्ठ, इस ओर भी बंद है और इसके दूसरे साइड भी बंद है, दूसरे साइड भी इनक्लोज्ड है, पूरा बंद है, इधर भी बंद उधर भी बंद, आर पार दोनों सिरे क्या है, बंद है। तो एक पूरा बंद पृष्ठ हमने माना है। तो यहाँ पे जो भी आप इनक्लोज करोगे, जितना भी चार्ज घेरोगे, जितना भी आवेश घेरोगे, उसी आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता आएगी। तो यहाँ पे आपने पूरा बंद पृष्ठ घेर लिया, चालक के दोनों साइड, दोनों ओर, इधर उधर दोनों साइड आपने एक बंद पृष्ठ घेर लिया है। तो याद रखिएगा आपने क्या किया। अब इसी तरह से हमने ये डायग्राम बना दिया, एक चालक लिया, उससे यहाँ पर r दूरी पर यहाँ पे एक पृष्ठ लिया है इस ओर, ये भी देखिए बंद पृष्ठ है, पूरा एक वक्र पृष्ठ है, आर पार गुजर गया, इस प्लेट के आर पार गुजरा है ये पूरा वक्र पृष्ठ, और फिर इधर भी ये पृष्ठ बंद है। अब इस बंद पृष्ठ में तीन हिस्से बनते हैं। एक तो बनता है इधर वाला निकालोगे तो चालक पर फैला है प्लस क्यू आवेश, जिसके कारण तीव्रता की दिशा इधर होगी, और पृष्ठ भी हमारा ऐसे है, समझ रहे हो। ये पृष्ठ बोतल अगर मैं उठाऊं तो बोतल के कारण जो तीव्रता आएगी इसके इस वाले पृष्ठ के कारण, इस वाले पृष्ठ के कारण जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा किधर होगी बताइए। पृष्ठ हमारा ऐसा है, बिल्कुल समतल है, तो इसके कारण जो भी तीव्रता आएगी पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ का लंबवत इधर ही ना होगा। तो डीए की डायरेक्शन किधर है, डीए की डायरेक्शन उधर है, ई की डायरेक्शन उधर है। इसी तरीके से इधर देखिए, ई की डायरेक्शन इधर है, डीए की डायरेक्शन इधर है, लेकिन जो इसका वक्र पृष्ठ है वो अलग है, जो इसका वक्र पृष्ठ है वो अलग है। कैसे अलग है सर वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पर ये सेम नहीं है ना, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए वक्र पृष्ठ जो है, अगर मैं इस बोतल की ही बात करूं, बोतल की तरह ही तो है लगभग, देखिए ऐसे आर पार गुजरा है, बोतल की तरह है लगभग। तो वक्र पृष्ठ जो है, इस पर जो हमारा ई की डायरेक्शन आएगी, ई की डायरेक्शन जो आएगी आपकी, ई की डायरेक्शन जो आएगी उसकी दिशा किधर होगी बताइए। ई की डायरेक्शन हमेशा प्लेट से बाहर निकलती होगी, तो प्लेट से बाहर निकलती हुई ई की डायरेक्शन है। और जो डीए लोगे, सो छोटा सा इसके ऊपर देखिए मैंने ये डीए लिया है, छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया, इसके पृष्ठ पर, बेलन के पृष्ठ पर ऐसे छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल थोड़ा सा ले लिया। अब इस छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए की जो दिशा होगी वो किधर होगी, ऊपर की तरफ। क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है, हमेशा सतह के लंबवत होती है। तो सतह जो भी होगा हमारा उसके लंबवत होगी। तो क्षेत्रफल सदिश डीए की डायरेक्शन तो ऊपर हो गई, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी बताइए। अगर इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश बराबर से फैला है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ, वो किधर होगी, बाहर की तरफ। अगर इधर कोई आप पृष्ठ लोगे छोटा सा डीए, इधर भी ले सकते हो आप छोटा सा क्षेत्रफल, उसके कारण जो क्षेत्रफल तीव्रता की दिशा होगी, ई की डायरेक्शन होगी, वो बाहर की तरफ होगी। अगर आप इधर लेते हो छोटा सा पृष्ठ, तो इसके कारण जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी डीए वो ऊपर होगी, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी। दोनों याद रखिएगा आप, दोनों ही केस याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों सिचुएशन याद रखनी है। तो तीन स्थितियां मैंने यहाँ पे ली हैं, ध्यान से देखिएगा, तीन स्थितियां मैंने ली हैं। एक केस नंबर 1 है जिसमें मैंने इस ओर लिया है, पहले वाले हिस्से को घेरा है। केस नंबर 2 में मैंने पूरा जो वक्र पृष्ठ आर पार गुजर गया है दोनों साइड, उस वक्र पृष्ठ को मैंने घेरा है, ताकि एक ऐसा वक्र पृष्ठ जो आर पार गुजरा है दोनों साइड से, इसको घेर लिया जाए। पूरा वक्र पृष्ठ आर पार जो गुजरा है, इधर भी और इधर भी, इसको मैंने घेरा टोटल। और तीसरी स्थिति में मैंने इधर वाले हिस्से को घेरा, एक स्थिति में मैंने इधर वाले हिस्से को घेरा, एक स्थिति में पूरे वक्र पृष्ठ को घेरा, एक स्थिति में मैंने कोने वाले में घेरा। मतलब अगर मेरे पास एक बोतल है,
मेरे पास एक बोतल है, एक बार बोतल के इस हिस्से को, एक बार बोतल के पूरे वक्र पृष्ठ को, एक बार बोतल के इस हिस्से को मैंने घेर लिया, ठीक है। तो 3 बार हमने घेरा। अब केस नंबर 1 देखिए, इस स्थिति में जब ई डी ए दोनों एक साथ हैं तो फ्लक्स अगर आप निकालोगे तो फ्लक्स की दिशा किससे आएगी बताइए। फ्लक्स आपका निकालोगे तो फ्लक्स बराबर कितना आएगा बताइए जल्दी से। पहली सिचुएशन तो हम इसको केस 1 में फ्लक्स 1 कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए जल्दी से, कितना फ्लक्स आएगा। समाकलन करिए ई डी ए और साथ ही साथ कॉस थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा कितना होगा बताइए। ई डी ए, ई की भी दिशा वही है, डी ए की भी डायरेक्शन वही है। जब दोनों की दिशा एक ही है, जब दोनों की दिशा एक ही है, ई और डी ए दोनों की डायरेक्शन सेम है, ई की भी दिशा वही, डी ए की भी दिशा वही, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा। दोनों के बीच में एंगल ही नहीं बनेगा, दोनों के बीच में एंगल cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा φ1 बराबर समाकलन ई डी ए, बस इतना रख दीजिए। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। यहाँ पे देखिए केस 2 में इस स्थिति में कोई आपने वक्र पृष्ठ पर एक छोटा सा डी ले लिया, वक्र पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, उससे जानना चाहते हो कि भाई छोटे से हिस्से से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, फिर हम उसका समाकलन करके पूरे पृष्ठ से निकाल लेंगे कि भाई पूरे वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो इस छोटे से हिस्से से पहले देखिए कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो आप कहोगे भाई φ2 बराबर, छोटे से हिस्से से फ्लक्स गुजरने वाला φ2 बराबर समाकलन ई डी ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस थीटा में कॉस, कॉस ई की डायरेक्शन इधर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर, डी ए की डायरेक्शन उधर। भैया पृष्ठ पर लंबवत है डी ए, पृष्ठ पर लंबवत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर, क्यों क्यों, क्योंकि बल रेखाएं हमेशा क्या निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। तो प्लस है ना, प्लस से बल रेखा हमेशा बाहर की तरफ निकलेगी। तो ई और डी ए के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ cos 90 रखेंगे, cos 90 का वैल्यू बताइए 0, तो यहाँ पे जो φ2 है वो 0, माने जो पूरा वक्र पृष्ठ है आर पार गुजरा है शीट के, चादर के वक्र पृष्ठ जो आर पार गुजरा है उससे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजर रहा। क्यों, क्योंकि हमारा φ2 कितना आया 0 आया, हमारा φ2 कितना आया 0 आया। इसी प्रकार से जब आप केस 3 निकालेंगे, आप इस वाले सिरे से निकालेंगे, इस वाले सिरे से देखेंगे, एक बार आपने इस सिरे से देख लिया, एक बार आप इस सिरे से देखिए, तो सिरा तो ऐसा है, पृष्ठ ऐसा है, इस पर लंब देखोगे तो लंब की दिशा इधर, बल रेखा भी इधर ही निकल रही है। क्यों, क्योंकि पृष्ठ ऐसा है, तो पृष्ठ ऐसा है तो पृष्ठ से बल रेखाएं कैसे निकलेंगी, इसी डायरेक्शन में निकल रही हैं, तो बल रेखाएं भी इसी डायरेक्शन में आ रही हैं। देखिए ई की भी डायरेक्शन यही है, डी ए की भी डायरेक्शन यही है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगा φ3 वो भी कितना हो जाएगा, समाकलन ई डी ए कॉस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और cos 0 का मान बताइए कितना होता है 1, तो φ3 बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन ई डी ए, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। आपके φ2 निकल आया, φ1 निकल आया, φ3 निकल आया। तो भाई साहब अगर मैं आप यहाँ से कुल फ्लक्स निकालूं, कुल फ्लक्स निकालूं कि टोटल नेट फ्लक्स आया कितना, तो फाई नेट फ्लक्स आपका आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस में φ3, तीनों पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स बताइए, टोटल फ्लक्स बताइए। तो आपका φ1 आया था समाकलन ई डी ए, φ2 आया था 0 और φ3 आया था समाकलन ई डी ए। ई डी ए और ई डी ए मिलकर के कितना हो गया 2 ई डी ए हो गया, 2 ई डी ए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो भाई दोनों साइड एक समान होगी, क्यों, क्योंकि जितनी दूरी इधर से आपने ली उतनी दूरी इधर से ली है। ध्यान से देखिए, जितनी दूरी आपने इधर से ली है, जितनी दूरी आपने इस पृष्ठ से इधर ली है इस पॉइंट की, उतनी दूरी इस पृष्ठ से इधर भी है, दोनों साइड दूरियां बराबर हैं, तो दोनों साइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर जितनी होगी ई की मान इतना ही मान इधर भी होगा। दोनों साइड जब ई का मान सेम होगा तो समाकलन से ई चुपचाप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट आ जाएगा उस स्थिति में। ई कैसा हो जाएगा, नियत हो जाएगा, जोड़ते समय कॉमन आ जाएगा, तो 2e आ जाएगा और समाकलन dA आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप 2e dA लिख रहे हो तो dA क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटे से क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस पर आप अगर छोटा सा हिस्सा ले लो, इस पृष्ठ पर छोटा सा हिस्सा ले लो, बोतल के इस पृष्ठ पर छोटा सा हिस्सा ले लो, उसका समाकलन करोगे तो पूरा हिस्सा आ जाएगा, पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, और क्या, ठीक है। तो dA का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा A, तो 2e और यहाँ पे लिख देंगे A, dA छोटे से हिस्से का, छोटे से क्षेत्रफल का समाकलन किया तो पूरा क्षेत्रफल मिल गया A। चलिए ये हो गया हमारा बायां पक्ष, इसको समीकरण नंबर आप जो चाहे बना दें। अब गॉस की प्रमेय से क्या निकाल सकते हो आप, यहाँ पे लिखिए गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या कहते हो आप, गॉस की प्रमेय से
गॉस की प्रमेय तो कहती है कि फाई अगर नेट निकालना है तो आप क्या करो, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट करो। लेकिन क्या आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी पृष्ठ पर क्यू आवेश बराबर से फैल जाए, क्यू आवेश अगर बराबर से फैल जाए किसी पृष्ठ पर जिसका क्षेत्रफल a है, एक ऐसा पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a है, बराबर से क्यू आवेश फैला दिया जाए, तो इस पृष्ठ का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ध्यान से सुनिए, मैंने कहा इस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, वो होता है क्यू अपॉन ए। कितना होता है, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। और यहां से अगर मैं क्यू का वैल्यू निकालूं तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, क्यू इधर ही रह जाएगा, सिग्मा ए गुणा हो जाएगा, तो क्यू का वैल्यू सिग्मा ए। तो क्यू की जगह अगर मैं रखूं सिग्मा ए, तो फाई नेट बराबर मेरा कितना आ जाएगा जी, यह आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इसे समीकरण नंबर आप जो चाहो बना दो। फिलहाल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक आपका बायां पक्ष है, एक आपका दायां पक्ष, मतलब दो साइड है, दोनों जगह एक फाई नेट है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। बायां पक्ष दोनों का फाई नेट है, एक गॉस की प्रमेय से निकाला है और एक नॉर्मल तरीके से निकाला है। दोनों का बायां पक्ष अगर बराबर आया है फाई नेट, तो दायां पक्ष भी बराबर आना चाहिए। दायां पक्ष एक का 2EA, एक का है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई फाई नेट बराबर फाई नेट है, फाई नेट बराबर फाई नेट है। तो एक का तो फाई नेट कितना आया है, एक का फाई नेट आया है भाई साहब 2EA, कितना आया, 2EA आया। एक का फाई नेट कितना आया है, एक का फाई नेट आया है सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कितना आया, सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आया। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 2 इधर गुणा है, इधर भागे में आ गया, तो ई बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। प्यारे साथियों, ये 3 डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको दिलाएंगे आपकी परीक्षा में पूरे 15 नंबर की तैयारी। हर एक डेरिवेशन 5 नंबर में आएगा और आपको इस तरीके से 3 डेरिवेशन तैयार करने से पहले पार्ट के 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस तैयार हो जाते हैं। तो साथियों, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको क्वालिटी की गारंटी तो देता ही देता है, साथ ही साथ आपको आपके भविष्य, आपके सपनों को पूरा कराने की भी गारंटी देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों को शेयर करिएगा, और वीडियो में कहीं कुछ भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाय बाय। Love you everyone.